नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में हार्मनी अपार्टमेंट में विनोद के घर के बाहर जेड और पैसे को लेकर अहान के साथ मधु और उसके बेटे ओजस के बीच अच्छी खासी बहस चल रही। इसी बीच विनोद ऊपर से नीचे आते हुए पूछता है, कौन आया है? इतने में मधु कहती है, विनोद जल्दी नीचे आओ, एक लड़का मुझे परेशान कर रहा है। विनोद नीचे आकर आहान से पूछता है, तुम कौन हो? आहान बताता है, मैं शेखर गिल का दामाद आहान हूँ। इसके बाद विनोद गुस्सा करते हुए कहता है, मधु तुम आहान को बाहर क्यों खड़ा करके रखे हो? उसे घर के अंदर बुलाओ। यह सुनते ही मधु नाराज हो जाती है। घर के अंदर आने के बाद विनोद आहान से बैठने के लिए कहता है, पर आहान कहता है, मैं नहीं बैठूंगा अंकल, मैं जिस काम से आया हूँ वो मैटर सॉल्व नहीं हुआ है। विनोद समझ जाता है कि इन माँ बेटों ने मिलकर कोई गड़बड़ किया है। विनोद अपनी पत्नी मधु और बेटा ओजस से पूछता है, मुझे सच बताओ। इसके बाद ओजस अपने घुटने पर बैठकर रोने लगता है और कहता है, मुझसे गलती हो गई है, मैं ही कसिनो में सब पैसे हार गया था और पूरा इल्जाम आहान पर लगा दिया था। विनोद ओजस को कसकर एक थप्पड़ मारता है और गुस्से में आकर कहता है, आहान से माफी मांगो। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में क्या कुछ और नया होता है। विनोद के कहने पर पहले ओजस आहान से माफी नहीं मांगना चाहता था, पर विनोद के डांट लगाने के बाद ओजस कहता है, सॉरी आहान, मुझे आपकी ऐसे इंसल्ट नहीं करनी चाहिए थी। मेरे मन में लालच आ गया था। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ओजस ने कहा। ओजस यह बात सिर्फ विनोद का मन रखने के लिए कह रहा था, दिल से वो आहान से सिर्फ नफरत करता था। आहान भी यह बात समझ गया था, पर विनोद का इतना अच्छा नेचर देखकर वो और उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। आहान ने कहा, अगली बार आएगा ही नहीं, ओजस ने कहा और आहान को घूरने लगा। इस बात का मतलब क्या था वो सिर्फ ओजस जानता था। आहान, तुम्हारे विनोद अंकल से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे तुम्हारे पास आना चाहिए था। अगर मैं खुद आता तो यह सब कुछ नहीं होता। विनोद ने कहा, अंकल आप ऐसा मत कहिए, मैं देख सकता हूँ कि आप कितना बीमार हैं। इस वक्त आपका अपना ख्याल रखना ज्यादा जरूरी है। आहान ने कहा, अगर मैं स्टेशन आ जाता तो तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होती। विनोद ने कहा, अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर अपने पापा का काम करने में कैसी तकलीफ? अब आप हमारे बारे में ज्यादा मत सोचिए। आहान ने कहा, मधु जाओ रूम में 5 लाख ले आओ। विनोद ने ऑर्डर दिया। 5 लाख रुपए? मधु ने चौंकते हुए कहा, पापा इस फटीचर को इतने पैसे क्यों देना चाहते हैं? ओजस ने मन में सोचा, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ और पैसे लेकर आओ। विनोद ने गुस्से में कहा। जब उसने देखा कि मधु अभी तक वहीं खड़ी थी, मधु को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो विनोद की बात टाल नहीं सकती थी। अंकल यह बहुत ज्यादा है, पापा ने आपको 2 लाख रुपए दिए थे तो आप उसके बदले 5 लाख क्यों दे रहे हैं? मैं इतने पैसे नहीं ले सकता, 2 लाख काफी है। आहान ने धीरे से कहा, आहान 5 लाख ज्यादा नहीं है। अगर शेखर ने जो पैसे मुझे दिए थे वो बैंक में डाले होते तो उससे बहुत इंटरेस्ट मिलता, वो 5 लाख से भी ज्यादा होता। ऊपर से मनाली आने के बाद तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। 5 लाख ज्यादा नहीं है बल्कि बहुत कम है।
विनोद ने कहा। विनोद ने यह बात बहुत जोर से कही थी। उसने आहान को मना करने का एक भी मौका नहीं दिया था। आहान चुपचाप विनोद की बात मान गया। कुछ देर बाद मधु एक पैकेट में पैसे लेकर आई और उसने वो विनोद को दे दिया। यह लो आहान, इसे शेखर को दे देना और कहना मैं उसका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। विनोद ने कहा ओके अंकल, थैंक यू। आहान ने कहा अब मैं चलता हूँ और जाने के लिए तैयार हुआ। आहान इतनी जल्दी क्या है जाने की? आज डिनर हमारे साथ करके जाओ। मेरे पास कुछ खास तुम्हें देने के लिए नहीं है। कम से कम डिनर तो तुम हमारे साथ कर ही सकते हो। हमारी कुक अच्छा खाना बनाती है। विनोद ने कहा। यह बात सुनकर मधु, ओजस और कीर्ति का मुंह बन गया। वो नहीं चाहते थे कि आहान वहां एक पल के लिए भी रुके। आहान भी मना करना चाहता था, पर जैसे ही उसने तीनों की शक्ल देखी तब उसने कहा ठीक है अंकल, मैं डिनर के लिए रुक जाऊंगा। आहान ने कहा और मुस्कुराने लगा। उसने मन में सोचा तुम लोग मुझसे नफरत करते हो ना, अब देखता हूँ कि तुम क्या करते हो। अब तो मैं डिनर करके ही जाऊंगा। आहान अब तो मैटर सॉल्व हो गया है, अब तो बैठ जाओ। विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा जी अंकल। आहान ने कहा और सोफे पर बैठ गया। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। विनोद ने आहान से शेखर और यामिनी के बारे में पूछा, फिर उसने सनाया के बारे में पूछा। विनोद जानता था कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया था। आहान, तुम और सनाया ठीक हो? विनोद ने पूछा। हाँ, आहान ने कहा। जब मैं आखिरी बार सनाया से मिला था तब वो बहुत छोटी थी। उस वक्त वो बहुत क्यूट और शरारती थी। आज तो वो बहुत सुंदर हो गई होगी। मनाली और शिमला में उसकी खूबसूरती की बहुत चर्चे हैं। विनोद ने कहा सही कह रहे हैं आप, सनाया बहुत सुंदर है। आहान ने कहा और उसके बारे में सोचने लगा। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी थी। विनोद ने कहा पर होनी को कौन टाल सकता है? विनोद ने गहरी सांस लेते हुए कहा। आहान ने विनोद की बात का कोई जवाब नहीं दिया। आहान शेखर बता रहा था कि तुम दोनों का डिवोर्स लेने के अपने कारण हैं। मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा कि क्या कारण है, क्योंकि मैं समझ नहीं पाऊंगा, पर मैं तुमसे यह जरूर कहूंगा कि शेखर तुम्हें अपना बेटा ही मानता है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम पर पूरा भरोसा भी करता है, तभी तो उसने तुम्हें यह जेट दे दिया। विनोद ने कहा। विनोद और शेखर अक्सर फोन पर अपना सुख दुख बांटते थे। अगर हो सके तो तुम और सनाया फिर से जल्दी एक हो जाना। विनोद ने कहा जी अंकल, मैं पापा की फीलिंग समझता हूँ। आहान ने कहा तुम इस बार मनाली में कितने दिनों के लिए हो? विनोद ने पूछा। इस वक्त तो मुझे पता नहीं। आहान ने कहा वो नहीं जानता था कि उसे यहाँ काम खत्म करने में कितना वक्त लगेगा। अतुल की मदद करने के लिए उसे सेक्रेट फ्लेम ग्रुप से भी डील करना था। तुम्हें यहाँ जॉब मिल गई? विनोद ने पूछा। नहीं, आहान ने कहा। आहान को बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि कहीं विनोद को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पर जॉब ढूंढने आया था। तुम अब जॉब ढूंढना बंद कर दो, मेरी कंपनी में चले जाओ। वहाँ परचेज डिपार्टमेंट में डिप्टी मैनेजर की जरूरत है, तो तुम वहाँ काम कर सकते हो। विनोद ने कहा। लिविंग रूम में बिल्कुल सन्नाटा हो गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। ओजस और कीर्ति को विश्वास नहीं हो रहा था कि विनोद किसी अनजान लड़के को कंपनी के परचेज डिपार्टमेंट का डिप्टी मैनेजर बना रहे हैं। इससे पहले कोई भी कुछ बोल पाता, मधु ने कहा हरगिज नहीं। क्यों, तुम्हें क्या दिक्कत है? विनोद ने कहा तुम्हारा कोई रिश्तेदार है क्या? तुम इसके साथ इतना अच्छा क्यों बिहेव कर रहे हो? मधु ने कहा मेरी कंपनी है तो फैसला भी मेरा होगा। विनोद ने कहा मेरा भतीजा जब जॉब मांगने आया था तब तो तुमने मना कर दिया था। अब यह जो
आज आया है उसे तुम जॉब दे रहे हो, उसे ट्रेड के बारे में कुछ पता भी है? अगर इसकी वजह से हमारी कंपनी को नुकसान हो गया तो मधु लगातार बोल रही थी। विनोद का मुंह बिगड़ गया। उसे नहीं लगा था कि आहान को जॉब देने की बात से मधु इतना चिढ़ जाएगी। मधु, तुम अपने भतीजे को जानती हो ना, वो हमारे बेटे की तरह सट्टेबाज ही है। अगर मैं उसे मैनेजर बना देता तो कुछ दिनों में वो हमारी कंपनी को बर्बाद कर देता। विनोद ने कहा, वो कंपनी को बर्बाद कर देता और यह कंपनी को आबाद कर देगा? मधु ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे ऐसे काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तुम्हारा यह फैसला गलत है। मधु ने कहा। मधु की बात सही थी, आहान को इस काम का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। अगर वो उसे यह जॉब दे देगा तो फिर सबको लगेगा कि शेखर के साथ उसके रिश्ते की वजह से उसने आहान को जॉब दी है। फिर सब उसे नीचे दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। विनोद की परेशान शक्ल देखकर आहान को बहुत अजीब लग रहा था। आहान मनाली में जॉब ढूंढने ही नहीं आया था, यह तो बस विनोद ने अंदाजा लगाया था। अब उन्हें लग रहा था कि वो आहान की मदद नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्हें बुरा लग रहा था। जब आहान खुद मना करने वाला था तभी अश्विन ने कहा, ब्रदर आहान, तुम मेरी कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? हमारी कंपनी अभी अलग अलग डिपार्टमेंट में नए लोगों को हायर कर रही है। मैं एचआर डिपार्टमेंट से बात कर सकता हूँ। विनोद को अश्विन कुछ खास पसंद नहीं था। वो कीर्ति को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। अगर विनोद ने आहान के लिए अश्विन से मदद ले ली तो फिर आगे उसे भी उसका एहसान चुकाना पड़ सकता है। विनोद कुछ सोच रहा था, पर इतने में मधु ने तुरंत कहा, अश्विन, जो तुम कह रहे हो वो सच है? तुम्हारी कंपनी में इसे जॉब मिल सकती है? जी आंटी, बिल्कुल मिल सकती। मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूँ, इसलिए एचआर डिपार्टमेंट में मेरी अच्छी पहचान है। वहाँ इसे जॉब मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अश्विन ने कहा, ठीक है, फिर तो तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ेगी। मधु ने कहा। उसके हिसाब से आहान को काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए वो उसे अपनी कंपनी में नहीं लाना चाहती थी। एक बार अश्विन की कंपनी में उसकी जॉब लग गई तो फिर वो उसे रखे या निकाले, इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। अंकल, आप क्या कहना चाहते हैं? अश्विन ने पूछा। भले ही विनोद कम बोलता था और मधु डेमिनेटिक थी, पर घर के मामले में आखिरी फैसला विनोद का ही होता था। तुम्हें तकलीफ होगी, विनोद ने कहा। अंकल, आपके काम आना मेरे लिए ऑनर की बात होगी, अश्विन ने कहा। देखा, अश्विन में बात करने की कितनी तमीज है, मधु ने आहान को कहा। फिर उसने अश्विन से कहा, बेटा, इसे कोई बहुत बड़ी पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, कोई भी छोटी मोटी पोजीशन दे देना जिससे इसका घर चल जाए। मधु ने कहा, आंटी, आहान में बहुत काबिलियत है, पर हमारी कंपनी का रूल है, किसी भी नए एम्प्लॉय को बेसिक से शुरू करना पड़ता है। आहान को भी वही करना पड़ेगा। इसकी सैलरी करीब 5,000 रुपया होगी, अश्विन ने कहा। विनोद को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। इस शहर में इतने पैसे से घर नहीं चल सकता था। विनोद को ऐसे देखकर अश्विन ने कहा, अंकल, आप चिंता मत कीजिए, कुछ ही वक्त में इसकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, आहान, तुम्हारा क्या कहना है? विनोद ने पूछा। आहान को बहुत अजीब लग रहा था। सब बात हो जाने के बाद उसकी राय ली जा रही थी। उसने मन में सोचा, मुझे पूछना याद आ गया सबको। वैसे मैं यहाँ जॉब के लिए नहीं आया था, पर अगर मुझे जॉब मिल गई तो मेरे लिए यहाँ रहना आसान तो हो जाएगा। वैसे अंकल भी मेरी दिल से मदद करना चाहते हैं। अगर इतना
हो जाने के बाद मैंने मना किया तो उन्हें बुरा लगेगा। जी अंकल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आहान ने कहा। आहान ने सोचा, एक लो प्रोफाइल जॉब के साथ उसका यहाँ रहना किसी को पता नहीं चलेगा। ग्रेट, कल सुबह ऑफिस आ जाना, HR डिपार्टमेंट में बात कर लूंगा, अश्विन ने कहा। आहान ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी और इसके अलावा कुछ नहीं कहा। वो जानता था कि मधु और अश्विन के दिमाग में क्या चल रहा था, पर वो कुछ कहने के मूड में नहीं था। उनके लिए आहान नालायक घर जमाई था। टेबल रेडी है, कुक ने कहा। चलो आहान, डिनर करते हैं, विनोद ने कहा। डिनर करने के बाद जब आहान उनके घर से निकला तब तक देर हो चुकी थी। उसने घड़ी में टाइम देखा, फिर शेखर को कॉल किया। हेलो, शेखर ने कहा। पापा, मैं विनोद अंकल से मिल लिया, सारी मिस अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, आप टेंशन मत लेना, आहान ने कहा। ठीक है, तुम भी अपना ख्याल रखना, शेखर ने कहा और फोन रख दिया। जब आहान ने अपने मैसेज चेक किए तब अतुल का मैसेज आया हुआ था। उसका रूम शिमला के 5 स्टार होटल पैराडाइज होम में बुक किया हुआ था। जैसे ही आहान होटल जाने के लिए टैक्सी को बुलाने लगा, उसके फोन पर रिंग बजी। फोन पर कल्पना रायजादा का नाम फ्लैश हो रहा था। कल्पना रायजादा ने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया है? आहान ने सोचते हुए फोन उठाया। हेलो, आहान ने कहा। कहाँ हो तुम? कल्पना ने पूछा। मनाली में, आहान ने कहा। वो मैं जानती हूँ, मनाली में तुम एक्चुअली कहाँ हो? कल्पना ने कहा। किसी काम से हारमनी अपार्टमेंट आया था, अब होटल जा रहा हूँ। आप यह बताइए, आपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया है? आहान ने पूछा। तुम जानते हो 2 ग्रुप तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। जब से तुम स्टेशन से निकले हो तब से वो तुम्हारे हर हरकत को ट्रैक कर रहे हैं, कल्पना ने कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, आहान ने कहा। उसने नोटिस किया था कि 2 अलग अलग ग्रुप दोपहर से ही उसके पास ही थे। तुम जानते हो, फिर भी तुम खुले सांड की तरह घूम रहे हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा? स्टे सेफ आहान, यहाँ कोई नया बखेड़ा खड़ा मत करना, कल्पना ने उसे वार्न किया। वैसे क्या तुम्हें पता है वो लोग कौन हैं? कल्पना ने पूछा। हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे अंदाजा है कि वो लोग कौन हो सकते हैं, आहान ने कहा। कौन है जो मनाली में आहान का पीछा कर रहे हैं? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।